आइए आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास 9 के साइंस के चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स के पार्ट 4 में। You must have observed during the experiment of melting that the temperature of the system does not change after the melting point is reached till all the ice melts. This happens even though we continue to heat the beaker, that is, we continue to supply heat. This heat gets used up in changing the state by overcoming the forces of attraction between the particles. मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट के दौरान आपने गौर किया होगा कि जब तक मेल्टिंग पॉइंट ना आ जाए इस सिस्टम का टेम्परेचर नहीं बदलता। ये तब तक नहीं बदलता जब तक बर्फ़ पिघल नहीं जाती। ये तब भी चलता रहता है अगर हम इसे और भी गर्म कर लें, मतलब हम इसे हीट देना जारी रखें तब भी। ये हीट इस्तेमाल होती है मैटर के स्टेट को चेंज करने में, यानी पार्टिकल्स के बीच के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। एज दिस हीट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय आइज without showing any rise in temperature, it is considered that it get hidden into the content of the beaker is known as the latent heat. The word latent means hidden. The amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point is known as the latent heat of fusion. So particles in water at 0 degree 273 Kelvin have more energy as compared to particles in ice at the same temperature. जैसे कि ये हीट एनर्जी बर्फ़ द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाती है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि बीकर के अंदर रखी सामग्री यानी बर्फ़ के अंदर छुप जाती है, इसलिए ये लेटेंट हीट नाम से जानी जाती है। लेटेंट शब्द का अर्थ है छुपा हुआ। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर और मेल्टिंग पॉइंट पर 1 kg सॉलिड को लिक्विड में बदलने के लिए जितनी हीट एनर्जी की आवश्यकता होती है वो हीट एनर्जी फ्यूजन की लेटेंट हीट कहलाती है। इसलिए 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन पर बर्फ़ के पार्टिकल्स की तुलना में पानी के पार्टिकल्स में ज़्यादा एनर्जी होती है। When we supply heat to water, particles start moving even faster at a certain temperature. A point is reached when the particles have enough energy to break free from the forces of attraction of each other. At this temperature, the liquid starts changing into gas. The temperature at which a liquid starts boiling at the atmospheric pressure is known as its boiling point. Boiling is a bulk phenomenon. Particles from the bulk of the liquid gain enough energy to change into the vapor state. जब हम पानी को हीट करते हैं तो पानी के पार्टिकल्स तेज़ी से मूव करने लगते हैं। एक निश्चित टेम्परेचर पर एक ऐसा पॉइंट आता है कि पानी के पार्टिकल्स में इतनी एनर्जी आ जाती है कि वो आपस में बंधे रहने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ देते हैं और वो पानी में से निकलकर हवा में चले जाते हैं। इस टेम्परेचर में लिक्विड गैस में बदलने लगता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर वो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड उबलने लगता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। पूरे के पूरे लिक्विड के पार्टिकल्स वेपर स्टेट में चेंज होने के लिए अच्छी खासी एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं। फॉर वाटर दिस टेम्परेचर इज 373 केल्विन। 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 273 प्लस 100 इज इक्वल टू 373 केल्विन। पानी के लिए ये टेम्परेचर 373 केल्विन होता है।
Can you define the latent heat of vaporization? Do it in the same way as we have defined the latent heat of fusion. Particles in steam, that is water vapor, at 373 K 100 degrees Celsius have more energy than water at the same temperature. This is because particles in steam have absorbed extra energy in the form of latent heat of vaporization. क्या आप वेपोराइजेशन यानी वाष्पीकरण की लेटेंट हीट को डिफ़ाइन कर सकते हैं? क्या यह हम उसी तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं जैसे हम फ्यूजन की लेटेंट हीट को डिफ़ाइन करते हैं? 373 केल्विन या 100 डिग्री सेल्सियस वाष्प या वाटर वेपर के पार्टिकल्स में इसी टेम्परेचर के पानी के पार्टिकल से ज़्यादा एनर्जी होती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्पीकरण की लेटेंट हीट के रूप में वाष्प यानी स्टीम के पार्टिकल्स ज़्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। आइए इस डायग्राम से समझते हैं। सॉलिड स्टेट में वस्तु को हम हीट देके लिक्विड स्टेट में चेंज करते हैं और लिक्विड स्टेट से गैसियस स्टेट में चेंज करने के लिए हम हीट करते हैं। अब वापस गैसियस स्टेट से लिक्विड स्टेट में अगर बनाना हो तो हम कूल करते हैं यानी ठंडा करते हैं, और लिक्विड स्टेट से वापस सॉलिड स्टेट बनाने के लिए भी हम कूल करते हैं। So we infer that the state of matter can be changed into another state by changing the temperature. We have learned that substances around us change state from solid to liquid and from liquid to gas on application of heat. तो अब ये तर्क सामने आता है कि टेम्परेचर में बदलाव करके मैटर के एक स्टेट को दूसरे स्टेट में चेंज किया जा सकता है। तो हमने ये सीखा कि हमारे चारों ओर जो सब्सटेंसेस हैं वो हीट के अप्लाई होने पर सॉलिड से लिक्विड में और लिक्विड से गैस में बदलते हैं। बट देयर are some that change directly from solid state to gaseous state and vice versa without changing into the liquid state. पर कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो डायरेक्टली सॉलिड स्टेट से गैसियस स्टेट में और ठीक इसका उल्टा बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए कर सकते हैं। आइए हम देखें एक्टिविटी 1.13 को। Take some camphor or aluminum chloride, crush it and put it in a china dish. Put an inverted funnel over the china dish. Put a cotton plug on the stem of the funnel as shown in figure 1.7. Now heat slowly and observe. What do you infer from the above activity? आइए अब देखते हैं इस फिगर को। कुछ कैम्फर यानी कपूर और अमोनियम क्लोराइड लो, उसे चाइना डिश यानी चीनी मिट्टी की डिश में पीस लो। चीनी मिट्टी की डिश के ऊपर फनल को उल्टा करके रखो। उल्टे फनल के ऊपर नली के सिरे पर रुई का गुच्छा लगाओ, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। अब इसे बर्नर जलाकर हीट दो और ध्यान से देखो क्या तर्क आपके दिमाग में आया। A change of state directly from solid to gas without changing into liquid state is called sublimation, and the direct change of gas to solid without changing into liquid is called deposition. स्टेट का चेंज डायरेक्टली सॉलिड से गैस में बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए सब्लिमेशन कहलाता है, और गैस स्टेट का सॉलिड स्टेट में डायरेक्ट चेंज बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए डिपोजिशन कहलाता है। आइए अब देखते हैं प्रेशर को बदलने से क्या इफेक्ट होता है। We have already learned that the difference in various state of matter is due to the difference in the distances between the constituent particles. What will happen when we start putting pressure and compress a gas? Enclosed in a cylinder
Will the particle come closer? Do you think that increase or decrease the pressure can change the state of matter? तो हमने ये सीख लिया है कि मैटर के अलग अलग स्टेट में अंतर मैटर के पार्टिकल्स के बीच की दूरी की वजह से आता है। क्या होगा अगर हम एक गैस को दबाना शुरू कर देंगे जो कि एक सिलेंडर में बंद है? क्या उसके पार्टिकल पास आ जाएंगे? क्या आप ऐसा सोचते हैं कि प्रेशर बढ़ाने से और घटाने से मैटर का स्टेट बदल सकता है? Applying pressure and reducing temperature can liquefy gases. Have you heard of solid carbon dioxide, CO2? It is stored under high pressure. Solid CO2 gets converted directly to gaseous state on decrease of pressure or 1 atmosphere without coming into liquid state. This is the reason that solid carbon dioxide is also known as dry ice. प्रेशर लगाने और टेम्परेचर कम करने से गैसेस को लिक्विड में बदला जा सकता है। क्या आपने सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में सुना है? ये हाई प्रेशर के अंदर जमा रहता है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम करने पर यह सॉलिड CO2 गैसियस स्टेट में तुरंत बदल जाता है बिना लिक्विड स्टेट में आए हुए। यही कारण है कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड ड्राई आइस भी कहलाता है। Thus, we can say that pressure and temperature determine the state of a substance, whether it will be solid, liquid or gas. इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी सब्सटेंस की स्थिति या स्टेट को प्रेशर और टेम्परेचर निर्धारित करते हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो। आइए अब देखते हैं इवेपोरेशन। इवेपोरेशन मतलब भाप बनकर उड़ना। Do we always need to heat or change pressure for changing the state of matter? Can you quote some examples from everyday life where change of state from liquid to vapor takes place without the liquid reaching the boiling point? Water, when left uncovered, slowly changes into vapor. Wet clothes dry up. What happens to water in the above two examples? क्या हमें मैटर के स्टेट को चेंज करने के लिए हमेशा गर्म करने की या प्रेशर चेंज करने की आवश्यकता होती है? क्या तुम अपनी रोज़मर्रा की लाइफ से कुछ उदाहरण दे सकते हो जिसमें लिक्विड बिना बॉइलिंग पॉइंट पर पहुँचे लिक्विड स्टेट में वेपर में बदल सकता है? पानी को जब हम खुला छोड़ देते हैं तो वह धीमे धीमे वेपर में बदल जाता है। गीले कपड़े सूख जाते हैं। ऊपर के दोनों एग्जाम्पल में क्या होता है? We know that particles of matter are always moving and are never at rest. At a given temperature in any gas, liquid or solid, there are particles with different amounts of kinetic energy. In the case of liquids, a small fraction of particles at the surface having higher kinetic energy is able to break away from the forces of attraction of other particles and gets converted into vapor. This phenomenon of change of liquid into vapors at any temperature below its boiling point is called evaporation. हम जानते हैं कि मैटर के पार्टिकल्स हमेशा मूव करते रहते हैं और कभी स्थिर अवस्था में नहीं रहते। एक दिए हुए टेम्परेचर पर सॉलिड, लिक्विड या गैस के पार्टिकल्स में अलग अलग तादाद में काइनेटिक एनर्जी होती है। लिक्विड के केस में उसकी सतह पर पार्टिकल्स का एक छोटा सा खंड में दूसरे पार्टिकल्स की तुलना में ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, जिससे कि वो दूसरे पार्टिकल्स के साथ लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने के काबिल होते हैं और वेपर में बदल जाते हैं। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे किसी भी टेम्परेचर पर लिक्विड के वेपर में चेंज होने की घटना इवेपोरेशन कहलाती है।
Factors affecting evaporation. Let us understand this with an activity. Activity 1.14. Take 5 ml of water in a test tube and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it near a window or under a fan. Take 5 ml of water in an open china dish and keep it inside a cupboard or on a shelf in your class. Record the room temperature. Record the time or days taken for the evaporation process in the above cases. Repeat the above 3 steps of activity on a rainy day and record your observation. What do you infer about the effect of temperature, surface area and wind velocity speed on evaporation? आइए हम इसे एक एक्टिविटी के साथ समझें। एक टेस्ट ट्यूब में 5 ml पानी लो और उसे खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखो। एक खुले चाइना डिश में 5 ml पानी लो और उसे भी खिड़की के पास या पंखे के नीचे रखें। एक खुले चाइना डिश में 5 ml पानी लो और उसे अलमारी के अंदर या अपनी क्लास की शेल्फ पर रखो। रूम टेम्परेचर को रिकॉर्ड करो। ऊपर दिए केसेस में एवेपोरेशन प्रोसेस पूरा होने में लिया गया टाइम या दिनों को रिकॉर्ड करो। ऊपर दी गई एक्टिविटी के तीनों स्टेप्स को रेनी डे पर रिपीट करो और उसे अपने ऑब्जर्वेशन रिकॉर्ड करो। एवेपोरेशन होने के लिए टेम्परेचर का, सरफेस एरिया का और हवा की स्पीड का क्या प्रभाव पड़ा, इस पर आप क्या तर्क देंगे? You must have observed that the rate of evaporation increases with an increase of surface area. We know that evaporation is a surface phenomenon. If the surface area is increased, the rate of evaporation increases. For example, while putting clothes for drying up, we spread them out. आपने देखा होगा कि evaporation का रेट बढ़ता है सरफेस एरिया के बढ़ने के साथ। हम जानते हैं कि इवेपोरेशन सतह पर होने वाली घटना है। अगर सरफेस एरिया बढ़ा दिया जाए तो इवेपोरेशन का रेट भी बढ़ जाएगा। उदाहरण के तौर पर देखें, कपड़े सुखाने के लिए हम उन्हें फैला देते हैं। An increase of temperature. With the increase of temperature, more number of particles get enough kinetic energy to go into the vapor state. Evaporation का रेट टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने के साथ ज़्यादा पार्टिकल्स ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी प्राप्त कर लेते हैं वेपर स्टेट में जाने के लिए। A decrease in humidity. Humidity is the amount of water vapor present in air. The air around us cannot hold more than a definite amount of water vapor at a given temperature. If the amount of water is in air is already high, the rate of evaporation decreases. Evaporation का रेट ह्यूमिडिटी के कम होने से बढ़ता है। ह्यूमिडिटी हवा में मौजूद वाटर वेपर की तादाद को कहते हैं। एक दिए हुए टेम्परेचर पर वाटर वेपर की एक निश्चित मात्रा ही हमारे आसपास की हवा पकड़े रह सकती है। अगर हवा में पानी की मात्रा पहले से ही ज़्यादा होगी तो एवेपोरेशन का रेट घट जाएगा। एन इंक्रीज इन विंड स्पीड. It is a common observation that clothes dry faster on a windy day. With the increase in wind speed, the particles of water vapor move away with the wind, decreasing the amount of water vapor in the surrounding. Evaporation का रेट हवा की बढ़ी हुई स्पीड के साथ बढ़ता है। साधारण तौर पर हमने देखा होगा कि जिस दिन हवा चलती है उस दिन कपड़े तेज़ी से सूखते हैं। हवा की बढ़ी हुई स्पीड के साथ वाटर वेपर के पार्टिकल्स भी हवा में उड़ जाते हैं।
जिससे आसपास वाटर वेपर भी घटने लगते हैं। हाउ डज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग? किस तरह से इवेपोरेशन ठंडा होने की वजह बनता है? In an open vessel, the liquid keeps on evaporating. The particles of liquid absorb energy from the surrounding to regain the energy lost during evaporation. This evaporation of energy from the surroundings make the surrounding cold. एक खुले हुए वेसल में लिक्विड निरंतर इवेपोरेट होता रहता है। इवेपोरेशन के दौरान खोई हुई एनर्जी पुनः पाने के लिए लिक्विड के पार्टिकल्स अपने आसपास के वातावरण से एनर्जी प्राप्त करते हैं। लिक्विड का अपने आसपास से एनर्जी प्राप्त करना ही वातावरण को ठंडा करता है। What happens when you pour some acetone nail polish remover on your palm? The particles gain energy from your palm or surroundings and evaporate, causing the palm to feel cool. क्या होता है जब आप एसीटोन, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, को अपनी हथेली पर रखते हैं? उसके पार्टिकल्स आपकी हथेली या आसपास से एनर्जी बढ़ा लेते हैं और इसको एवेपोरेट कर देते हैं, जिससे हथेली में ठंडक महसूस होती है। After a hot sunny day, people sprinkle water on the roof or open ground because the large latent heat of vaporization of water helps to cool the hot surface. Can you cite some more examples from daily life where we can feel the effect of cooling due to evaporation? एक गर्म दिन के बाद लोग छतों या खुले मैदानों पर पानी छिड़कते हैं क्योंकि पानी के वेपराइजेशन की बड़ी लेटेंट हीट गर्म सतह को ठंडा करने में मदद करती है। क्या तुम कुछ और उदाहरण डेली लाइफ से दे सकते हो जिसमें इवेपोरेशन की वजह से ठंडे का प्रभाव आप फील कर सकते हैं? Why should we wear cotton clothes in summer? गर्मियों में हम कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हैं, क्यों पहनना चाहिए? During summer, we perspire more because of the mechanism of our body which keeps us cool. We know that during evaporation, the particles at the surface of the liquid gain energy from the surrounding or body surface and change into vapor. The heat energy equal to latent heat of vaporization is absorbed from the body, leaving the body cool. Cotton, being a good absorber of water, helps in absorbing the sweat and exposing it to the atmosphere for easy evaporation. गर्मियों के दौरान हमें पसीना ज़्यादा निकलता है क्योंकि शरीर के उस मैकेनिज़्म की वजह से जो हमें ठंडा रखता है। हम जानते हैं कि इवेपोरेशन के दौरान लिक्विड के सरफेस पर पार्टिकल्स बॉडी सरफेस या आसपास से एनर्जी हासिल करते हैं और वेपर में बदल जाते हैं। हीट एनर्जी, जो वेपराइजेशन की लेटेंट हीट के बराबर होती है, हमारी बॉडी से एब्जॉर्ब कर ली जाती है, जिससे हमारी बॉडी ठंडक का अनुभव करती है। कॉटन पानी का एक अच्छा ऑब्जर्वर होने के नाते हमारा पसीना सोख लेता है और वातावरण में एक्सपोज होता है, आसान सा इवेपोरेशन करने के लिए। Why do we see water droplets on the outer surface of a glass containing ice cold water? बर्फ जैसे ठंडे पानी से भरे ग्लास की बाहरी सतह पर पानी की छोटी बूंदें क्यों दिखाई देती हैं? Let us take some ice cold water in a tumbler. Soon we will see water droplets on the outer surface of the tumbler. The water vapor present in air on coming in contact with the cold glass of water loses energy and gets converted to liquid state, which we see as water droplets.
आओ हम एक टम्बलर में बर्फ़ जैसा ठंडा पानी लें। जल्दी ही हम टम्बलर के बाहरी सतह पर पानी की छोटी छोटी बूंदें देखेंगे। हवा में मौजूद वाटर वेपर जब पानी के ठंडे ग्लास की सतह के संपर्क में आते हैं तो अपनी एनर्जी खो देते हैं और लिक्विड स्टेट में बदल जाते हैं, जो हमें पानी की छोटी छोटी बूंदों के रूप में दिखाई देते हैं। So now students, we finish our lesson. I will give you the link of question answers. Have a nice day.